everyone, welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom. So today, this session is going to be related to mini mock test number 4. I've already uploaded 3 mocks for paper 2 commerce and this is going to be the 4th one, right? So let's get started. इस सेशन में because it is a recorded session, make sure you guys pause the video जब क्वेश्चन आए, ठीक है? उसके बाद आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को आंसर करने का एंड सी आपने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, आर यू एबल टू कनेक्टेड विद द एमसीक्यूज और नॉट? मतलब जो पढ़ा है क्या उससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Fund flow and cash flow statements are important managerial tools which helps the firm to know. अब cash flow और fund flow दोनों मिलकर क्या करते हैं? इनके फंक्शन या इनका पर्पस पूछा गया है. क्या इससे हमें लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है? यस. क्या कैश फ्लो हमें लिक्विडिटी तो बताता है? बिल्कुल. कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम, क्या हमें कैश फ्लो से तो सारे कैश रिसीट्स और पेमेंट्स का पता चलता है, ठीक है, लेकिन फंड फ्लो से हमें पता चलता है कि कितने हमने फिक्स्ड एसेट्स को कैप्चर किया. यस, तो ये भी आएगा. बिल्कुल ठीक. डिविडेंड पेड, ये तो हमें दोनों में पता चलता है, कैश फ्लो में भी और फंड फ्लो में भी. एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें पता चलता है, ठीक है. एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या जितने हमने फंड रेज किए हैं वो हमें फंड फ्लो से पता चलता है. सो कैन आई से ये चारों चीजें हमें पता चलती हैं हमारी कैश फ्लो से और फंड फ्लो से. यस, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following assumptions is not the part of Gordon growth model? गॉर्डन का जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है या गॉर्डन का जो डिविडेंड मॉडल है उनमें से कौन सी assumption नहीं है? प्लीज इस वर्ड को ध्यान से देखिए, नॉट वाला ऑप्शन निकालना है. जो फर्म की IRR है वो कांस्टेंट रहती है. क्या IRR कांस्टेंट रहना एक हमारा assumption है? यस, ये हमने पढ़ा हुआ है. द ग्रोथ रेट, मतलब जो G है वो कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्टली रिलेटेड टू रिटेंशन रेशियो एंड IRR. यस, ये भी बिल्कुल ठीक है. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि KE किससे ज्यादा है? ग्रोथ से. क्या KE इज ग्रेटर देन G भी हमारी assumption है? यस. द फर्म फाइनेंसेस इट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग बोथ इक्विटी एंड डेट. ये गलत है. हम रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करते हैं, ना ही फ्रेश इशू की मदद से, ना ही डेट रेज करके. इसलिए दिस ऑप्शन इज फॉल्स. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी सारी मैंने assumptions लिख दी. एक बार क्विक स्टडी कर लेना कि कोई डेट नहीं हम रेज करेंगे, ठीक है. IRR कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. KE भी कांस्टेंट रहेगा, राइट. ग्रोथ रेट भी, आपका ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था? GE इज इक्वल्स टू BR. ये कांस्टेंट रहेगा और KE हमारा G से ग्रेटर होगा, ठीक है. और ये वाला जो हमारा पार्ट जिससे क्वेश्चन पूछा गया कि सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंस किए जाते हैं, ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन प्रोडक्टिव inactive asset into a productive asset by selling receivables to a company that specializes in their collection and administration is, इसको हम कहेंगे फैक्टरिंग. क्या फैक्टरिंग में हम ये नहीं करते कि फैक्टर को सेल कर देते वो रिसीवेबल्स, और जब फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा हमें कलेक्ट करके दे, राइट. तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फैक्टरिंग. The firm may go for defensive advertisement as per which of the following approaches. ये जो वर्ड है ना डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग, आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है. कहने का मतलब है कि ये आपकी 4 एडवर्टाइजमेंट बजट की अप्रोचेस है. अगर आपने पढ़ा हो एडवर्टाइजमेंट बजट जो है उसकी ये 4 अप्रोचेस हैं आपके पास, ठीक है. अब उसमें से कहते हैं जो डिफेंसिव वाली है वो हम किन में यूज करते हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है. मैं बताती हूँ कैसे. देखो, आपका जो कॉम्पिटिटिव पैरिटी है, जो हमारा
राइट आंसर है कॉम्पिटिटिव पैरिटी एक ऐसा बजटिंग मेथड है जहां पर कंपनी अपना पैसा यानी कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा किस हिसाब से स्पेंड करती है, जिस हिसाब से उसके मार्केटर्स सॉरी कॉम्पिटिटर्स जो है वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, एट पार विद द कॉम्पिटिटर, मतलब इक्वालिटी रखना विद द कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब क्यों डिफेंसिव वर्ड यहाँ पर कैसे रिलेट कर रहा है, आप सोचोगे कि ये डिफेंसिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपना मार्केट शेयर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बजट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लगा रहे हैं हम उस अकॉर्डिंग ही खर्चा कर रहे हैं मार्केट में, ताकि हम अपना मार्केट शेयर डिफेंड कर सकें। दैट इज वाई द वर्ड डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए, अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड एज अ मार्केटिंग टूल दैट हेल्प कंपनीज टू रिटेन द वैल्यूएबल कस्टमर्स जो कॉम्पिटिटर्स लेकर जा सकते हैं अपनी इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, राइट। तो आई होप दिस आंसर सफाइज यू। नेक्स्ट, वेरी वेरी रेपिटेटेड क्वेश्चन, मुझे पता सबको आता होगा बट स्टिल फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई टू आंसर इट, आपने बहुत बार किया फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है लेकिन जब हम एक वीडियो देखते हैं तब हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है, ठीक है, वहां पर प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है, कि इतने घंटे में इतने क्वेश्चंस करने, यहाँ इसीलिए हम वहां पे इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। आइए, कौन सी कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट को करने की। अगर हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग सेगमेंट या अलग अलग जगह से अलग अलग प्राइस चार्ज करने की कैपेबिलिटी या मैक्सिमम जो वो कहते हैं ना पावर है, हमें कौन सी कंडीशन में मिलती है। कहते हैं कि फर्म के पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए, यस बिल्कुल होनी चाहिए, मोनोपोली पावर होगी तभी हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट मार्केट, इस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर इलास्टिक डिमांड है, तो ऑब्वियसली अगर इलास्टिक डिमांड है तो हम इतना प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लोग फटाफट सब्सटीट्यूट्स की तरफ चले जाएंगे। जहां पर इनइलास्टिक होगी वहां पर हमारे पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने की, ठीक है। तो यस, मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड, यस, तभी अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे ना, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, अरे अगर लोग फ्रीली एंटर और एग्जिट करेंगे तो सभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्थ नहीं होगा, कैन आई से 1 2 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, सभी को पता है। इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल किससे रिलेटेड होते हैं, जो कंपनी के अंदर होते हैं लोग, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड एंड रिलेशनशिप, सबसे इजी वाला पकड़ो। रिलेशनशिप मार्केटिंग में रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमारा कौन होगा, एक मिनट रुकिएगा। इंटरनल में सबसे पहले हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा क्योंकि कंपनी के विद इन है, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में परफॉर्मेंस हमारी कैसी चल रही है, हमारे केपीआईज, ठीक है, लोग हमसे कितना जुड़ रहे हैं, ये कैसे पता चलता है, कैसे बढ़ती है, हमारी ब्रांड परफॉर्मेंस या ब्रांड इक्विटी की मदद से। देन इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये वाला डिस्काउंट चला रहे हो तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये वाला डिस्काउंट चलाओ, मतलब सेम तरह की आपकी ब्रांड इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। देन इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट होगा प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कहते हैं कोरिलेशन का जो कॉफिशिएंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यस ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि चाहे आप कोरिलेशन में अगर आप कोई भी जो टर्म है या कांस्टेंट है उसको उस डेटा में ऐड करो या लेस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोरिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
मैं कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, जो सभी डेटा के साथ, सॉरी, जितनी भी वैल्यूज है उस डेटा के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, जो भी करोगे, आपका कोरिलेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रोबेबल एरर इज 0.75 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक हमें ये रट चुका है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये देखिए, कहते हैं ये जो चीज है ना, ये हमारी स्लोप होती है रिग्रेशन लाइन की। क्या ये बात सही है? यस, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी 2 क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, फटाफट से करते हैं। कहते हैं आर स्क्वायर क्या होता है? सोच कर देखिए, सबसे इजी, आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। एज्यूम कीजिए कि एक जो फर्म है has accurately calculated the net cash flow relating to two mutually exclusive investment proposal। दो mutually exclusive proposal कौन से? एक proposal A है, एक proposal B है। mutually exclusive proposal कौन से होते हैं? ऐसे proposal जिनमें से एक को हमें चूज करना होता है। ठीक है, अगर कहते हैं कि नेट एनपीवी ध्यान से सुनिए, एनपीवी दोनों का 0 से ज्यादा है एंड फर्म इज नॉट अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ कैपिटल राशनिंग, मतलब बजट का कोई सीन नहीं है, तो इस केस में हमें कौन सा प्रपोजल चूज करना चाहिए? जबकि हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमें एक ही चूज करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हम इस केस को ध्यान दें, अगर प्रपोजल ए का एनपीवी पॉजिटिव है और फॉर एग्जाम्पल 1000 है, और बी प्रपोजल का एनपीवी पॉजिटिव है और 2500 है, तो आपको नहीं लगता हम वो वाला प्रपोजल सिलेक्ट करेंगे जिसका एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव में होगा, जो कि हमने पढ़ा है? तो कैन आई से वी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल जिसका लार्जेस्ट एनपीवी है, फॉर एग्जाम्पल बी का लार्जेस्ट एनपीवी। क्यों? क्योंकि इससे मैक्सिमम शेयर होल्डर की वेल्थ हो रही है। ठीक है, और मैंने क्यों कहा ऐसे? क्यों मैंने ये 1000 लिया और ये 2500 लिया? क्यों नहीं मैंने किया 1000 लेना? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट है, हम एक ही चूज कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रूल होता है एनपीवी का कि अगर ऐसा कंफ्लिक्ट आता है, ठीक है, ये तो इसमें आईआरआर का भी है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, बट आप ये याद रखिए कि अगर ऐसा कोई केस आए तो आप कौन सा एनपीवी वाला प्रोजेक्ट चूज करते हो? जिसका हायर एनपीवी है। जितना ज्यादा एनपीवी हायर होगा उतना ही बेटर है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा उस प्रोजेक्ट से हमें कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होगा फ्यूचर में। ठीक है, चलिए, अ फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी। हमारे पास 3 वर्किंग कैपिटल की स्ट्रैटेजी है। आइए एक बार वो देखते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। एक होती है एग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। एग्रेसिव मतलब यहाँ पर जो हम अपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम मिनिमल इन्वेस्टमेंट रखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने वर्किंग कैपिटल में वो मिनिमम रखते हैं, मतलब कम से कम पैसा ब्लॉक रखते हैं अपने करंट एसेट्स में। ठीक है, इसका मतलब पैसा कम रख रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री भी कम रख रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, मतलब जो पैसा उधारी हमने दिया है वो टाइम पे लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पता है एग्रेसिव का मतलब ये है, हमने अपने जो वर्किंग कैपिटल में पैसा कम ट्रैप करके रखा। ठीक है, क्यों? ताकि पैसा ब्लॉक ना हो हमारा। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या है? कंजर्वेटिव इसका बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पर ज्यादा पैसा या ज्यादा अमाउंट ब्लॉक करके यानी कि इन्वेस्ट करके रखा है करंट एसेट्स में, मतलब इन्वेंट्री भी ज्यादा रखी है। ठीक है,
राइट। लेकिन इस जो स्ट्रैटेजी है इससे क्या दिक्कत आती है कि क्योंकि पैसा ज्यादा रखा है ब्लॉक, तो ऑब्वियसली हो सकता है लोगों ने टाइम पे पैसा ना दिया हो तो वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है। लिक्विडिटी, कैश अवेलेबिलिटी हमारे पास कम हो, क्योंकि कैश तो सारा करंट एसेट्स में लगा दिया, इसलिए। मॉडरेट में क्या है, मॉडरेट दोनों अप्रोचेस का बीच का पार्ट है। ठीक है, कि आप अपना रिस्क और रिटर्न दोनों में बैलेंस करके चलिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर एक फर्म एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने जो एसेट्स हैं उसमें क्या रखता है, कम से कम अमाउंट रखता है। अगर ज्यादा अमाउंट की बात करें लिक्विड एसेट्स में तो वो हमारी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी होंगी। और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें बैड डेट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन WTO और गैट का क्वेश्चन है। कहते हैं WTO आपका किस पे अप्लाई करता है, ट्रेड इन गुड्स, बट अदर एरियाज सच एज सर्विसेज जिसमें IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है। ये तो भाई सरासर फॉल्स है। WTO अप्लाई टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। क्यों? क्योंकि WTO का एक अग्रीमेंट था गैट सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैन आई, मैं 1 को एलिमिनेट कर दूं, 3 को, 4 को, हमारा सीधा सीधा 2 आ गया। ठीक है, अगर ऐसी टेक्निक अप्लाई हो रही है पेपर में तो प्लीज यूज करो। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलो। गैट हैड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज वेयर एज WTO हैज मेंबर्स। यस, ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ गया मेरा? ठीक है, द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अंडर WTO इज मच मोर एफिशिएंट। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा टाइमली है। ठीक है, वहां पर एक प्रॉपर ढांचा बना हुआ है, राइट, कि किस तरीके से एक पर्सन आगे फॉलो अप ले सकता है। लेकिन गैट में उसमें कहते हैं ना एक एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है, तो ये भी आपका ठीक है। हेंस B and C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तरह के रिस्क दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग में लिक्विडिटी, फाइनेंशियल, एक्सचेंज एंड डिफॉल्ट। यू नो फॉर अ फैक्ट कि लिक्विडिटी हमारा कैश से रिलेटेड है, अपने ड्यूज को टाइमली पे करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैन आई से ए का आपका सीधा सीधा 4 आ जाएगा। अगर ए का 4 आ गया तो ये दोनों तो कट गए, तो इन दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, और इसमें मुझे पता लग रहा है कि बी का तो दोनों ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको बी को 3 से मैच कर दूंगी। ठीक है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेटेड होता है कि क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करें। ठीक है, फिर आता है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क में होता है कि जो करेंसी मूवमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, और डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क कौन सा रिस्क होता है? डिफॉल्ट रिस्क मतलब कि ये वन से मैच करेगा, देखो पढ़ के देखो। रेफर्स टू द चांस दैट द फर्म विल बी अनेबल टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स। ये डेटर्स वाला पॉइंट एक्सचेंज के साथ थोड़ी ना रिलेट करेगा। ठीक है, एक्सचेंज रिस्क आएगा आपका एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्म्स एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं हम? तो सी का 2, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 3, एक मिनट, शायद मैंने गलत मैचिंग ना कर दी हो। हाँ, 3 का 2, सॉरी सॉरी, ये इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एन आउटलायर डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर। आउटलायर कौन से होते हैं? जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज किसको अफेक्ट नहीं करती? अच्छा, हमें इतना तो पता है मीन को करती हैं। ठीक है, अब इनमें से पूछ रहे किसको नहीं करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर मीन को, आप सबको पता है एक्सट्रीम वैल्यूज मीन को अफेक्ट करती हैं, तो मीन को यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, मीडियन को, और मुझे पक्का पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है, तो मैंने 3 C और D को काट दिया। ठीक है, एक आता है क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको भी करेंगी, नहीं सॉरी, क्वार्टाइल को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल ना मिडल वाली होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज तो आपकी लेफ्ट या राइट में आएंगी। ठीक है, मिडल वाली वैल्यूज को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्वार्टाइल में नॉट आता है।
इट डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, थर्ड है हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन को भी अफेक्ट करेंगी। ठीक है, लास्ट आता है, एक मिनट, मीडियन भी आपकी मिडल वैल्यूज होती है। सॉरी सॉरी, मैंने शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। आइए दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये ढूंढना है कि नॉट अफेक्टिंग, तो क्वार्टाइल रेंज मिडल वैल्यूज को ढूंढता है, तो लेफ्ट और राइट वाली जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए वन जो है वो आपका सही आंसर हो सकता है, इसलिए मैं डी को काट दूंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये फॉर्मूला मीन से बना है और मीन अफेक्ट होता है, इसलिए दे विल बी अफेक्टेड, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। टू को भी, इसको भी काट दो। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियन। क्या मीडियन अफेक्ट होता है? नहीं भाई, मीडियन भी अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें भी हम मिडल मोस्ट वैल्यू को देखते हैं, तो थ्री भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, क्या रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स अफेक्ट होते हैं आउटलायर से? यस, तो वन और थ्री हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, टीम और लर्निंग। कहना इसे बेचारा जो सिंपल है, पहले फंक्शनल पे आते हैं। देखो टीम वाला, देखो सबसे इजी लगेगा। टीम स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हायरार्की सबसे कम होती है। ठीक है, सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो कहना इसे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जहां पर लो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में कन्वर्टेड नहीं होती। ठीक है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, हायरार्की कम होती है, तो कहना इसे सी का तो पक्का पक्का फोर होना ही चाहिए, तो मेरा वैसे उसी से आंसर आ गया, लेकिन हम बाकी भी देखते हैं। लर्निंग, लर्निंग स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर हम सीखते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं नई नई सिचुएशंस को और नए नए तरीकों को, तो कहना है इसे डी का वन हो गया बिल्कुल। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इन विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है सिंपल और फंक्शनल में। ओके, टीम का और लर्निंग का हमारा ठीक है, इसका सी का हमारा फोर्थ का टू नहीं होना चाहिए, डी का वन। ओके, डी का तो वन होगा, ये मुझे पक्का पक्का है। सी का फोर होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, ए इज नॉट द राइट आंसर, आपका बी होना चाहिए। ठीक है, यस। अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर बी का, सुनिए बी का थ्री होगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चला बी का थ्री होगा? अब देखो यहाँ पर मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो जाऊंगी, ये पेपर, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कैसे पता किया कि फंक्शनल बी का थ्री है? अब देखो रियल लाइफ सिचुएशन देखो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जिसमें सिमिलर ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज को ग्रुप किया गया है टुगेदर, और सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें वर्क ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया। आप खुद ही देखो, कहते हैं ना कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, कि मार्केटिंग का अलग है, एचआर का अलग है, एक्सेट्रा। ठीक है, सिमिलर ऑक्यूपेशनल मतलब, सिमिलर ऑक्यूपेशनल मतलब मार्केटिंग वाले सारे बंदे एक डिपार्टमेंट में डाल दिए, एचआर वाले सारे बंदे एक डिपार्टमेंट में डाल दिए। सिमिलर ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी से ये मतलब है, ये वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर, ए इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे क्वेश्चन। कॉस्ट विच डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ कैश आउटलेज, कैश आउटलेज मतलब कैश का बाहर जाना, नॉर डू दे अपीयर इन द अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, इसमें हम सबसे पहले वो कॉस्ट उठाते हैं जिसकी हमें श्योर शॉट वो है, कहते हैं ना श्योर शॉट पक्का है कि ये इसका ही पार्ट होगा। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं बात करूं, इसमें कोई भी खर्चा नहीं हो रहा एक्चुअल में, इसका मतलब ये वो कॉस्ट है जो इम्प्लाइड होती, यानी कि इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है। यहां पर देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इम्प्यूटेड की मैंने दी है,
हाँ ये देखिए, इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट। जैसे कि मेरी खुद की मेहनत, अगर मैंने कोई ड्रेस स्टिच करवाई, ठीक है, अगर मैंने बाहर से माय डियर स्टूडेंट स्टिच करवाई तो मैंने टेलर को पैसा दिया, मेरी जेब से पैसा गया, आउट ऑफ पॉकेट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर मैंने उसको खुद स्टिच किया तो वो मेरी क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो कैन आई से वन का, ये वाले वन का डी होगा। ठीक है, ये देखो डी का वन होगा, तो इससे वैसे मेरा आंसर आ ही गया। चलो बाकी देखते हैं। Cost which are made once and for all cannot be altered, decreased by varying rate of output, nor can they be recovered. अब ये है आपका कीवर्ड। ठीक है, आइए बुक कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं बुक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें एक्चुअल कैश पेमेंट्स नहीं होती, लेकिन लेकिन हम इनको क्यों डालते हैं, लेकिन इनके रिलेटेड जो है हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, किसमें, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बुक्स में। क्यों क्यों हम इसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं? आपको पता है P&L अकाउंट में प्रोविजन 2 वाली साइड आती है। अगर आप यहाँ पर 2 वाली साइड में चीजें डालोगे तो प्रॉफिट कम होगा और उतना ही टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा। तो क्या बुक कॉस्ट का यही एम होता है? बिल्कुल यही एम होता है। एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, एक और लाइन पढ़ लेते हैं। वो एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेबल इन कैश बट रादर देयर प्रोविजंस आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाइल फाइनलाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम कहते हैं बुक कॉस्ट। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अनपेड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये होते हैं आपकी एग्जाम्पल बुक कॉस्ट के। अब यहां पर देखते हैं कि यहाँ पर ना डी अगर 1 है तो डी यहाँ पर भी 1 है, तो हमारा आंसर या 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये जो मैंने बुक कॉस्ट कहा ना, बुक कॉस्ट आपका इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, सी का 4th। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस पे, कहाँ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द सेकंड बेस्ट। ये तो भाई हमें पता है, सेकंड बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज किसका पार्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। वो अपॉर्चुनिटी या वो ऑल्टरनेटिव जिसको हमने चूज नहीं किया। ठीक है, तो बी का आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, संक कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट, मैंने कहा था ना ये वाला कीवर्ड है, वो कॉस्ट जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। वो कौन सी कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट, संक हो चुकी है ऐसे समझो। ठीक है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, जिसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, ऐसी कॉस्ट जिसका अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फाइनेंशियल रेलेवेंस नहीं है, उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए, दीज वर द क्वेश्चंस फॉर मॉक टेस्ट नंबर 5, नहीं सॉरी मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं मॉक टेस्ट 5 में कवर करूंगी। आप पहले इसको इतने कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट होगा प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक और एनी डाउट्स। बाय बाय।